हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं एक क्रिप्स वाली क्लासेस लाऊंगी जिसमें बहुत सी चीज़ें क्या होंगी, बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे और मैं PDF बनाऊंगी, नोट्स दूंगी। तो ये सारी चीज़ें इस क्लास में आपको मिलने वाली हैं। तो इस क्लास को देखिएगा। ये है एक हलवा क्लास। हलवा में जैसे मेवे और शुद्ध घी से बनाया जाता है बढ़िया, तो उसी तरह से इसमें मैंने जो लेसन 1 की चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको मैंने इसमें ऐड किया है। तो इस क्लास के साथ बने रहिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाली हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है या नहीं, क्योंकि अगर आप मोटिवेशन करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो ये है लेसन 1 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में पढ़ाया था। तो पूर्णिमा क्या है, पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो पूर्ण चंद्र वाली रात्रि को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्ण चंद्र वाली रात्रि को पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के बाद 15 डेज बाद जो रात्रि आती है वो अमावस्या की रात्रि कहलाती है। पूर्णिमा यानी कि चांद, सुंदर चांद, जिसमें अपने जो है, जिसे चांद दिखता है ना कि ये मेरा चांद है, तो ये वही वाला चांद है पूर्णिमा का। ठीक है, ये है भूत वाला चांद, हॉरर चांद, यानी कि अमावस्या का चांद। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पूर्ण चंद्र वाली रात्रि को पूर्णिमा, पूर्ण यानी कि पूर्णिमा। ठीक है, पूर्ण चंद्र वाली रात्रि पूर्णिमा होती है और न्यू मून डे वाली रात्रि अमावस्या कहलाती है। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ते हैं हम अपने खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो खगोलीय पिंड कैसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, क्या सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ध्यान से सुनना। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ध्यान से सुनना। आगे देखोगे कुछ खगोलीय पिंड, कुछ, सारे नहीं, कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार वाले। क्या होते हैं? बड़े आकार वाले। गर्म, कर्म नहीं है ये क्या है? ये आपका गर्म लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, क्या है ये? गर्म। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म तथा गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बड़े आकार वाले, गर्म तथा गैसों के बने होते हैं। इनके पास स्वयं का क्या होता है? ऊर्जा, प्रकाश होती है और ये बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। इसे उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ध्यान से सुनना। क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड कैसे कहते हैं? तो रात के समय में चमकने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म तथा गैसों के बने होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होती है? स्वयं की ऊर्जा, प्रकाश होते हैं और ये बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? इनका उत्सर्जन यानी कि गैसों और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम तारा कहते हैं। ध्यान से सुनना। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, 1 मिनट, आगे क्या है? ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? देखो, ग्रह आगे भी पढ़ेंगे पर मैंने यहाँ ग्रह टॉपिक क्यों डाला है, ध्यान से सुनना। आगे पढ़ा था आपने, कुछ खगोलीय पिंड के पास क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा होती है। तो जब कुछ के पास प्रकाश ऊर्जा होती है तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि कुछ के पास प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती होगी। तो ये चीज़ वही है। तो क्या कह रहा है? कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता है। तो जिनके पास प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके पास प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये कहाँ से आती है? आपकी तारों से आती है। तो ये है आपके ग्रह। अर्थ भी आपकी क्या है? एक ग्रह हो जाती है। अर्थ क्या हो जाती है? आपकी एक ग्रह हो जाती है। और आपका जो ये तारा है तो सूर्य आपका एक तारा हो जाता है। ध्यान से सुनना। तो रात की जो चीज़ें चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। रात में चमकने वाली सारी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, बट 1 मिनट, और
पर जो तारे होते हैं वो अपना प्रकाश और ऊर्जा उनके पास स्वयं की होती है, और वो क्या करते हैं, उन्हें प्रोड्यूस भी करते हैं, उत्पन्न भी करते हैं, उत्सर्जित भी करते हैं, इसलिए उन्हें तारा कहते हैं। तारा यानी कि जो चमकते हैं, जिनके पास लाइट होगी वो चमकेंगे। ग्रह जिनके पास खुद की क्या होती है, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जिन खगोलीय पिंडों के पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और वो अपना प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तारों से प्राप्त करते हैं। खगोलीय पिंड कहाँ होते हैं, खगोलीय पिंड ग्रह और तारा दोनों होते हैं। खगोलीय पिंड ग्रह और तारा दोनों होते हैं, बट कुछ खगोलीय पिंड जो चमकते हैं उन्हें तारा कहा गया, जो नहीं चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा गया। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि खगोलीय पिंड ग्रह और तारा दोनों होते हैं तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आता है जो खगोलीय पिंड, जिन खगोलीय पिंडों के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारा कहलाते हैं, तो स्टेटमेंट सही होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है वो तारा कहलाते हैं, तो तारा नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, इस चीज़ से ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के पास क्या है, स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश नहीं है। वो किससे चमकती है, सूर्य से चमकती है। आपको पता है जब सूर्य डूब जाता है, सनसेट हो जाता है, तो पृथ्वी पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। मैंने अभी बताया ग्रह क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश नहीं है। कहाँ से प्राप्त करती है ये प्राप्त करती है ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से। प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लेंगे। तो ये अपनी ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा भी क्या हो जाता है, आपका सूर्य ही हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है, तो वो सूर्य हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्या कह रहा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से, यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तो वो तीसरा हो जाती है। और आकार के हिसाब से पृथ्वी हमारी पाँचवां ग्रह हो जाती है। डिफरेंस समझना, सूर्य के आकार के हिसाब से, यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से। अभी मैं आगे क्लियर करने वाली हूँ, सूर्य के दूरी के हिसाब से आपको सीरीज भाई सारे ग्रह बता दूंगी। ठीक है, तो तीसरा होता है और आकार के हिसाब से पांचवा होता है। नेक्स्ट, अगर पृथ्वी को कहाँ से, चंद्रमा से देखेंगे तो हमें कैसी दिखाई देगी, वो हमें चंद्रमा के समान ही दिखाई देगी। ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी को जैसे आप पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हो तो चंद्रमा कैसा दिखता है आपको, गोल दिखता है। ठीक है, और जब हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तब भी हमें क्या दिखेगी, वो गोल ही दिखने वाली है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, पृथ्वी कैसा ग्रह है, पृथ्वी हमारा नीला ग्रह है। पृथ्वी कैसा ग्रह है, हमारा नीला ग्रह है। क्यों है नीला ग्रह, क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर क्या है, पानी है। ठीक है, अब भूभाप क्या होता है, भूभाप के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना। मैंने जो लेसन पढ़ाया उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हैं चीज़ें। वो NCERT सीरीज़ आपको देखना है, देन आपको ये भी सीरीज़ देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पास टाइम नहीं है, मान लो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो ये सीरीज़ देख सकते हैं। तो भूभाप क्या है, भूभाप वो है ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसे भूभाप कहते हैं। पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी होने के कारण भूभाप कहते हैं। तो ये आपके क्या है, ध्रुव है। जो ऊपर है ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो देख पा रहे होंगे ये ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, और मध्य भाग में क्या है, उभरी है। तो ये ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, भूभाप कहा गया है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन बनेगा कि ध्रुवों पर चपटी होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, भूभाप कहा जाता है। अगर सीधा सीधा स्टेटमेंट लेके आता है कि ध्रुवों पर चपटी होने के कारण पृथ्वी को भूभाप कहा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने आगे पढ़ा था खगोलीय पिंड के बारे में। तो ये स्लाइड यहाँ आ गई है, तो छूट गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने ऐड की थी इस स्लाइड को। क्या कह रहा है कि खगोलीय पिंड का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, आप खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जिस ग्रह, यानी कि ग्रह, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। जो ग्रीक भाषा में क्या कहलाता है, प्लैनेटाई कहलाता है। तो यहाँ पे ये आ नहीं है, ओनली क्या है, ये बिंदी है, बड़ा का डंडा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, वॉइस पे ध्यान देना। प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, पर मैं पढ़ा सही रही हूँ। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। और जो ग्रीक भाषा में, यानी कि ग्रह को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, प्लैनेटाई कहते हैं। ठीक है, किस शब्द से बना है, प्लैनेटाई से बना है। जिसका अर्थ भी पूछता है कि प्लैनेटाई का अर्थ क्या होता है, तो प्लैनेटाई का अर्थ हो जाता है परिभ्रामक। यानी कि परिभ्रामक का अर्थ क्या होता है, चारों ओर
घूमना। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ग्रह को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, तो प्लैनेटाई कहते हैं। प्लैनेटाई का अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक भी दे सकता है और चारों ओर घूमने वाला भी दे सकता है। तो इन दोनों में से जो आए उसे राइट कर देना, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। प्लैनेटाई का अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, और अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे तो अब हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में, उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा हमारा क्या है, चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, यानी कि यह पृथ्वी का उपग्रह है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ठीक है। और यह हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। किसका है, पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी का क्या है, सहचर भी, यानी कि पृथ्वी के साथ चलता है और पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी के पास एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है। पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है, तो केवल एक ही उपग्रह हो जाता है, और जिसका व्यास पृथ्वी के केवल 1/4, जो चंद्रमा का व्यास है, जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के केवल कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस लाइन से आया हुआ है, ठीक है। जिस लाइन से क्वेश्चन आया है वो मैंने इसमें लाइन ऐड की है, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर है। कितने दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से चंद्रमा, ठीक है। फिर क्या है, फिर कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, 27 दिन में पूरा करती है। और इतने ही समय में, कि देखना ध्यान से सुनना, इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूमती है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा कर रहा है, 27 दिन में, ठीक है। और इतने ही दिन में क्या करता है, वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करती हूँ, समझाती हूँ। मान लो ये आपकी अर्थ है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, और ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका क्या कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और ये है आपका चंद्रमा, मैं आपका चंद्रमा भी बना देती हूँ। ये है आपका चंद्रमा वाइट कलर का। तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो कितने दिन में लगा रहा है, ये 27 दिन में। फिर वो अपने अक्ष पर भी घूमता, अक्ष पर घूमना, ये अपने ही स्थान पर घूमना, उसे अक्ष पर घूमना कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, तो अपने अक्ष पर भी लगभग 27 दिन में ही घूमता है। मान लो ये पृथ्वी घूम रही है, साथ साथ घूम रही है, ये इसके साथ साथ 27 दिन में घूम रहा है। तो 27 दिन में यहाँ घूम रहा है और 27 दिन में यहाँ, यानी कि यहाँ से शुरू किया तो 27 दिन में फिर से ये वाला भाग ही इधर आएगा, ठीक है, और ये वाला भाग इधर जाएगा। तो तभी हमें क्या होता है, अर्थ से एक ही भाग इसका दिखाई देता है। मान लो ये चंद्रमा है, ये 27 दिन में घूम रहा है, तो 27 दिन में यहाँ भाग है, तो अपने स्थान पर भी 27 दिन में ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ऐसे ऐसे घूम के 27 दिन में फिर से वही वाली जो फेस हमें दिखता है, तो वही फेस क्या होगा, फिर से सामने आ जाएगा। तो इस वजह से हमें पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही क्या दिखता है, एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि जितने दिन में वह अपने अक्ष पर घूमता है उतने ही दिन में क्या करता है, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो उपग्रह पढ़ लिया, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी के कितने चौथाई है, 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। और ये पृथ्वी से कितना दूर है, ये पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही दिन में अपने अक्ष पर भी घूमता है। अब आगे बढ़ेंगे, कृत्रिम पिंड। कृत्रिम पिंड मतलब कृत्रिम पिंड जैसे उपग्रह होते हैं, ऐसे ये भी उपग्रह ही है। क्या है, उपग्रह ही है, बस ये क्या है, ये लोगों द्वारा बनाए गए हैं। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपग्रहों को कृत्रिम पिंड या कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इनको कृत्रिम पिंड और कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं, कृत्रिम पिंड और कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए उपग्रह को क्या कहते हैं, कृत्रिम पिंड या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय पिंड है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय पिंड है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है। एक इनसैट है, एक IRS है और एक आपका एजुसेट है। तो एजुसेट की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, पिक्चर।
एजुसेट क्या है, शिक्षा से संबंधित एक क्या है, उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग, जो नील आर्मस्ट्रांग जी थे वो क्या थे, वो क्या थे, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। तो सबसे पहले चंद्रमा पे कौन पहुंचे थे, तो वो आपके हो जाते हैं नील आर्मस्ट्रांग जी। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह हो जाता है, और वो उपग्रह जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह हो जाते हैं। जैसे इनसैट है, IRS है और एजुसेट है, ये क्या है, ये हमारे भारत के उपग्रह हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है, सूर्य तो आप जानते हो, पर सूर्य के बारे में पढ़ना जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, 15। और चंद्रमा कितना था, 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा था, और सूर्य कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, 8 ग्रह होते हैं, वो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं, आगे इमेज से हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं देख लेंगे। सूर्य की दूरी के हिसाब से, देखो सूर्य की दूरी के हिसाब से कौन कौन से ग्रह हैं, तो देखना पहला क्या है आपका, बुध हो जाता है, फिर शुक्र हो जाता है, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है, सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रह हैं। तो सबसे अगर पूछता है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या होगा, आपका बुध होगा। सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून हो जाता है। देखो आपको पिक्चर दिखाती हूँ, कहाँ लगी, ये है पिक्चर, तो देख पा रहे होंगे। ये देखो, ये है आपका मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ तीसरे नंबर पर, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सटर्न, फिर क्या है नेपच्यून, नंबर 7, फिर यूरेनस, नंबर 8। ये प्लूटो अब ग्रह नहीं है, आगे पढ़ाएंगे क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं, तो नंबर सीरीज के हिसाब से लिखे हुए हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा, PDF निकलवा लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन 100% बनेगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि यह निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जो ये ग्रह हैं ये निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और उस पथ को क्या कहते हैं, जिस रेखा पर ये चक्कर लगाते हैं, जिस रेखा पे ये चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लूटो भी एक ग्रह था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि यह ग्रह नहीं है, ये एक केवल क्या रह जाता है, बौना ग्रह रह जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकाश की गति, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान से सुनना, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट का समय लग जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर क्या है, सौर मंडल। सौर मंडल कैसे कहते हैं आप ध्यान, सौर मतलब सूर्य, सौर मतलब क्या हो जाता है, सूर्य हो जाता है सौर मंडल। ठीक है, तो सूर्य के कितने, सूर्य के कितने 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। मान लो रामलाल का घर, रामलाल क्या है, रामलाल का मकान है, तो रामलाल के मकान में जो रामलाल हैं, देखो मैं रामलाल को बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। ये आपके रामलाल जी हैं, ये आपके रामलाल जी हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मूंछ हैं इनके रामलाल जी की। तो ये आपके रामलाल जी हैं, तो ये रामलाल जी का क्या है, घर है। ये रामलाल जी का क्या हो जाता है, घर हो जाता है। तो यहाँ पे इनके बहू, बेटे, लड़के, पोता पोती सब रहेंगे ना, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही सौर मंडल, सौर मंडल क्या है, एक सूर्य का घर है, यानी कि सूर्य का घर है। मान लीजिए सूर्य का घर है, तो उसमें सूर्य के साथ साथ कौन रह सकते हैं, उसका उनके जो ग्रह हैं वो रहेंगे। जैसे 8 ग्रह रहेंगे, उपग्रह रहेंगे, खगोलीय पिंड रहेंगे और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। और इसका मुखिया कौन होगा, सूर्य होगा। जैसे रामलाल का घर था तो उसका मुखिया कौन था, रामलाल था। तो जब सौर मंडल है, सूर्य का घर है, तो उसका मुखिया, उस घर का मुखिया कौन होगा, सूर्य होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है वो सौर मंडल के कहाँ स्थित है, केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म है। जो सूर्य है ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म और गैसों का बना है। इसके खिंचाव होने के कारण, यानी कि खिंचाव बल नहीं है यहाँ पे,
क्या है, बल है। ध्यान से देखेंगे, खिंचाव बल क्या है, खिंचाव बल के कारण यह सौर मंडल से बंधा है, यानी कि सूर्य सौर मंडल में कैसे स्थित है, तो वो खिंचाव बल के कारण स्थित है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन है। जो सौर मंडल है, सौर मंडल को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है, तो सौर मंडल के लिए सूर्य ही एकमात्र साधन है। किसके लिए, ऊष्मा और प्रकाश के लिए। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का क्या है, एकमात्र साधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये, आपको क्वेश्चन में अगर फर्स्ट लेसन से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन बनेगा, देख लेना, ठीक है। तो ये आपको मैंने सौर मंडल का परिवार था ये दिखाया है, पर ये सौर मंडल नहीं है। सौर मंडल के परिवार में यहाँ पे सिर्फ ग्रह दिखाए गए हैं, उसमें उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसे आप क्या करना है, इसे आपको क्या, ग्रह के हिसाब से दूरी की, यानी कि सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रह को याद रख लेना है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, नक्षत्र मंडल। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, नक्षत्र मंडल की पिक्चर है। तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारों द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये देखो, ये जो आकृतियाँ दिखाई दे रही है ना, ये सुंदर सुंदर सी, ये सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हैं। तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। वर्षा मेजर नहीं है गाइस, यहाँ पे अर्सा मेजर है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें बनाने में हो जाती है प्रॉब्लम, उसको आपको क्या करना है, कॉपरेट करना है। तो अर्सा मेजर, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अर्सा मेजर, क्या, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, बिग बियर, ठीक है। अर्सा मेजर, बिग बियर भी क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। फिर क्या है, स्मॉल बियर, सप्तऋषि, 7 तारों का समूह। कितने तारों का समूह, 7 तारों का समूह, जो नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का ही भाग है। किसका भाग है, अर्सा मेजर। देखो स्मॉल बिग बियर, देखो किसके बारे में पढ़ रहे हो, स्मॉल बिग बियर या सप्तऋषि, ठीक है। 7 तारों का समूह है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। जो किसका भाग है, नक्षत्र मंडल में किसका, अर्सा मेजर का भाग है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि 7 तारों का समूह क्या कहते हैं उसे, तो उसे सप्तऋषि कहते हैं। और जो सप्तऋषि है वो किसका भाग है, तो वो अर्सा मेजर का भाग हो जाता है, ठीक है। नक्षत्र मंडल क्या है, नक्षत्र मंडल तारों द्वारा बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। कौन कौन से नक्षत्र मंडल हैं, तो अर्सा मेजर है, बिग बियर है और सप्तऋषि या स्मॉल बियर है। तो और सप्तऋषि जो स्मॉल बियर है वो नक्षत्र मंडल के किसका भाग है, वो आपके इसका अर्सा मेजर का भाग हो जाता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, ध्रुव तारा। तो आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर, ये आपके एनसीईआरटी में भी सेम पिक्चर है। तो ये तो आपके हो गए सप्तऋषि, ये सारे आपके हैं सप्तऋषि। यहाँ से सीधे जाओगे, ये जो चमक रहा है ना, ये स्टार, ये क्या है आपका ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा क्या है, प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण किससे करते थे, ध्रुव तारा से करते थे। क्या कह रहा है, प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण तारों से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो जो ध्रुव तारा है वो किसको बताता है, उत्तर दिशा को। क्यों, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, इसलिए ये उत्तर दिशा को दिखाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। इसे ऐसे नहीं है यहाँ पे, इसे होगा क्या, इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहाँ निकलता है, उत्तर दिशा में हमेशा निकलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए ये क्या करता है, दिशा को बताता है। तो प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण उत्तर दिशा से करते थे। आगे बढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह यह ग्रह, बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा इन चीज़ों पे, ठीक है। तो एक मिनट, क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग है। बहुत पहले विस्फोट के कारण यह ग्रह से क्या हो गए थे, ये ग्रह से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। क्या हो गए थे, ग्रह से अलग हो गए थे। ग्रह लिखा है, देखो सब जगह ग्रहण है, ग्रहण कर दिया, गलत हो रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। यह एक क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रह का भाग है, यह ग्रह का ही भाग है। बहुत पहले क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट के कारण ये अलग हो गए। विस्फोट के कारण यह ग्रह से अलग टूटकर गिर गए, तो ये भी क्या है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, अगर क्वेश्चन आता है क्षुद्र ग्रह क्या है, तो क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह भी एक ग्रह है। विस्फोट के कारण ये क्या हुआ, ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, और वो क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो ये देख पा रहे हो, ये पत्थर से छोटे छोटे, तो ये क्या है, ये आपके क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है,
जैसे आपके ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे भी क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। यह भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह नहीं है गाइस, क्या है, क्षुद्र ग्रह है। तो वॉइस पे ध्यान देना, यह ग्रह का ही भाग होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रह का भाग होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पहले विस्फोट हुआ था जिसके कारण ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, और ये भी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब पढ़ेंगे उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं, तो ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये जैसे देख के आप लोग मन्नत मांगते हो ना, जैसे देख के आप लोग मन्नत मांगते हो ना कि टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं है गाइस, ये क्या है, ये उल्का पिंड है। क्या कहलाते हैं, ये उल्का पिंड कहलाते हैं। ये देखो ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाने वाले टुकड़ों को, पत्थरों के टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। जैसे ही ये क्या होते हैं, अर्थ के निकट आते हैं तो ग्रेविटी इन्हें खींच लेती है, उल्का पिंडों को ग्रेविटी इन्हें खींच लेती है, और जैसे ही ये पृथ्वी के संपर्क में आएंगे ये क्या होते हैं, जलने लगते हैं, और पृथ्वी पर ये हमें क्या दिखाते हैं, एक तारे के समान दिखाते हैं, जिसे हम समझते हैं टूटता हुआ तारा है, पर टूटता हुआ तारा नहीं है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे वाले यानी कि 7th क्लास की NCERT में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना ही पढ़ना है हमें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आकाश गंगा। ये देखो आकाश गंगा, ये जो वाइट पट्टी दिखा रही है ना, कोई अगर रात को बाहर सोया होगा तो उसने देखा होगा कि वाइट कलर की पट्टी दिखाई देती है आसमान में, वो क्या है, आपकी आकाश गंगा कहलाती है। ठीक है, देखो आसमान में फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी, आसमान में फैली कैसी सफ़ेद चौड़ी पट्टी क्या है, लाखों तारों का समूह है। यह क्या है, आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे मिल्की वे कहते हैं, वैसे इसे आकाश गंगा कहते हैं। तो क्या कह रहा है, आसमान में फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी क्या है, लाखों तारों का समूह है, ये लाखों तारों का समूह है, इसलिए ये क्या दिखती है, वाइट दिखती है, इसे आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। सौर मंडल इस मिल्की वे का ही एक भाग है। जो सौर मंडल हमने पढ़ा था ना, सूर्य का परिवार पढ़ा था, वो क्या है, वो मिल्की वे का ही भाग है। ध्यान से सुनना। प्राचीन समय में इसकी कल्पना बहती नदी से की जाती थी। जो ये लाइन बह रही है, जो ये वाइट लाइन दिख रही है, तो इसकी तुलना किससे करते थे, एक बहती नदी से करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आकाश गंगा, क्योंकि गंगा एक नदी है। फिर आकाश गंगा क्या है, करोड़, तो ये जो बनी है वो क्या है, वो बादलों, गैसों और करोड़ों तारों की प्रणाली, यानी कि जो आकाश गंगा की ये जो पट्टी है किससे मिलकर बनी है, तो बादलों से मिलकर बनी है, गैसों से और करोड़ों तारों से मिलकर बनी है। और इसे आकाश गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसकी प्राचीन समय में इसकी तुलना किससे की जाती थी, इसकी तुलना की जाती थी बहती नदी से, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। अब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर, तो देखिए ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सारी चीज़ें आ जाती हैं, देखना अब क्या क्या आता है, तो ब्रह्मांड में सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो अपन ने आकाश गंगा देखी थी, आकाश गंगा में असंख्य तारे, बादल, गैसें हैं, और वो मिल्की वे है। अब उन्हीं असंख्य, देखो आकाश गंगा भी असंख्य तारों यानी कि लाखों तारों का समूह से मिलकर बनी है। फिर क्या है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा या कितना विशाल है, यह जानना कठिन है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, अभी तक किसी ने पता नहीं कर पाया ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, तो ब्रह्मांड का हिस्सा क्या हो जाता है, देखो ब्रह्मांड का हिस्सा आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा का हिस्सा सौरमंडल, और सौरमंडल का हिस्सा पृथ्वी। अगर वो पूछता है कि घटते हुए क्रम में लगाओ, तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, फिर एक आकाश गंगा, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी। अगर बढ़ते हुए क्रम में पूछता है, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले आपका क्या करोगे, छोटा पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा, ब्रह्मांड। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आकाश गंगा किसका भाग है, ब्रह्मांड का भाग है। सौरमंडल किसका भाग है, आकाश गंगा। और पृथ्वी किसका भाग है, सौरमंडल का। तो पृथ्वी सौरमंडल का भाग भी हो सकती है, आकाश गंगा का, ब्रह्मांड का, लेकिन ब्रह्मांड का क्या है, आकाश गंगा का भाग है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो गाइस लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो कि ये सीरीज़, हमें ऐसी सीरीज़ चाहिए, अच्छी लगी ये क्लास, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहनत लगती है क्लास बनाने में। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो मुझे भी इन चीज़ों को बनाने में अच्छा लगेगा, और बहुत ही बेहतर तरीके से हर चीज़ को क्लियर करने वाली हूँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। सो थैंक you guys, take care and bye bye.